हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। सब ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ आप सभी खुश होंगे, आनंद के साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोहन सिंह एक बार फिर आप लोगों को अपने YouTube चैनल मोहन सिंह क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आइए बच्चों, आज हम लोग दुनिया के सबसे आसान चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेरी नज़र में तो दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है। हाँ, थोड़ी सी आप लोगों को लगता है कि ये सीधे क्लास 10th में आया तो पता नहीं क्या होगा, जिस किसी ने नहीं किया है। तो एक बहुत छोटी सी बात मैं आपसे करना चाहूँगा बच्चा। मान लेता हूँ कि मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ। क्या हूँ? ऑर्डिनरी स्टूडेंट। तो कितना कोई बहुत बड़ी समस्या तो नहीं है। अगर हम ऑर्डिनरी स्टूडेंट है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड कर दो अपनी सोच में, अपनी अप्रोच में, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाओगे। क्या बहुत ज्यादा समस्या है क्या? अब आप कहोगे सर कहना तो बहुत आसान है, लंबी लंबी लेक्चरबाजी करना, 2-2 घंटे तक के बहुत सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे हैं, बट ऑर्डिनरी से पहले थोड़ा एक्स्ट्रा कैसे ऐड कर दिया जाए। देखो बच्चों, ये हमारे अप्रोच के ऊपर डिपेंड है। इसका भी फॉर्मूला मैं दे रहा हूं। यदि आपने मान लिया तो लूजर, मान लिया कि मेरे बस का ही नहीं है, हमने सोच के चला कि नहीं मेरे बस का नहीं है, तो फिर तो दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है बच्चा। लेकिन यदि ठान लिया तो वहीं पे विनर बन जाते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है कि मान लो तो गए काम से, और ठान लो तो सब कुछ मिल गया। तो मन में ठानो। कोई, शुरू से ही मैं कहता आ रहा हूं कि कोई भी स्टूडेंट बहुत ज्यादा वीक, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ऐसा कुछ नहीं होता। इस तरह का कोई फंडा ही नहीं है हमारे मानव जीवन में बच्चों। सीधी सीधी बात है, हमने बहुत दिनों तक कोई काम नहीं किया, उतना ध्यान नहीं दिया, कंसंट्रेशन नहीं लगाया, अपना फोकस कहीं और लगाया, तो आज मैं वीक हूं। आज से ही काम करना शुरू करो। काल करे सो आज कर, आज से ही शुरू कर दो, आज से ही शुरू कर दो। देखो तो सही कुछ दिनों तक। अब देखो, YouTube टीचर के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। और मैं अभी 1-1.5 महीना हुआ है हमारा YouTube चलाए हुआ, मैं सोचने लगूं अरे मैं तो वो पर्टिकुलर टीचर जिनके 4-5 लाख सब्सक्राइबर है, उनसे तो मेरी भाषा बहुत अच्छी है, उनसे तो मैं बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताता हूं, तो मेरे 5 लाख क्यों नहीं हुए? अरे होंगे बाबा, थोड़ी प्रतीक्षा तो करो, धीरे धीरे, है ना। तो आपको भी मैं यही मंत्र दे रहा हूं कि ऐसा विनर लूजर टाइप कोई चीज नहीं होता। वो सारे मेरे माइंड का कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हुए चलो, इसके लिए मैं हूं ही। आपके जितने भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारा क्लियर कर ही रहा हूं। इसके बावजूद, इसके साथ साथ मैं A to Z प्रॉब्लम करा रहा हूं। और मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया है कि NCERT के सारे क्वेश्चन कराने के बाद जितने भी तरह के बुक्स के जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो सभी मैं कराऊंगा आपके साथ। बस आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ बैठे और जैसे जैसे कहता हूं करते रहो। बिल्कुल भी दिमाग में मत लाओ कि मेरे बस का नहीं है ये। मानो मत अपने आप को वीक, अपने मन में ठान लो और देखो 2-4 महीने के अंदर ही आप कैसे इंटेलिजेंट बन के निकलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अबे है क्या चीज बच्चों। देखो, कुछ नंबर्स अगर इस तरह से अरेंज हो, एक उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल 2, 5, 8, 11 और यहां पे कर दिया डॉट डॉट डॉट। तो अगर हम गौर से इसको देखें प्यारे बच्चों, तो हम देख रहे हैं कि प्रत्येक कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में 3 का गैप है और सारे नंबर्स 3-3 बढ़ता जा रहा है। अब देखो ये बढ़ रहा है, कहीं पर यह कम भी हो सकता है। मान लो यहां हमने दिया 21, फिर 19, फिर 17, फिर 15, डॉट 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 डॉट। ये कम हो रहा है। लेकिन ध्यान दो, एक कितना बढ़ा तो +3 हुआ जी, एक कितना बढ़ा +3 हुआ, एक कितना बढ़ा +3 हुआ, है ना। तो 3-3 बढ़ रहा है। एक कितना बढ़ा, यहाँ पे -2 है। यह कितना बढ़ा, बढ़ा नहीं घटा, ये भी -2 है। एक कितना बढ़ा, ये भी बढ़ा नहीं घटा, -2 है। लेकिन एक गैप जो है, इंटरवल बिल्कुल इक्वल हो रहा है, इक्वल हो रहा है ना। तो इस कंडीशन में जब हर कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिफरेंस सेम हो, बिल्कुल सेम हो, तब हम उसको कहेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक,
तब हम उसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे, शॉर्ट फॉर्म में एपी लिखते हैं। समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना, एक गैप सेम होना चाहिए। अब एक और एग्जांपल दे रहा हूं बेटा, मान लो यहां पे हमने लिख दिया 1, फिर लिख दूं a1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। क्वेश्चन उठता है कि क्या सर यह एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है? नहीं बेटा, ये एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तो 3 प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखो 5 प्लस हो रहा है, यहाँ पर देखो तो 7 प्लस हो रहा है। तो ये जो डिफरेंस है ना बच्चा, भले ही ये सबका यह भी एक प्रकार का प्रोग्रेशन है, लेकिन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। और हमने सिर्फ और सिर्फ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है जिसमें सारे कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, सभी लगातार संख्याओं के बीच में डिफरेंस जो है प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम होगा। तो इसको समझना कोई मुश्किल है क्या? नहीं ना। अब मान लो यहीं पे इसके जगह पे कोई और भी चीजें दिया हुआ होता कुछ इस प्रकार का। अब मान लो ए है 2, फिर कर दिया 4 इसका डबल, फिर इसका डबल 8, फिर इसका डबल 16। यह भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। हमने सिर्फ और सिर्फ एकदम से दिमाग में बिठा लो ये बात, सिर्फ और सिर्फ बीच के नंबर्स का डिफरेंस देखना है। यहां पर डिफरेंस हो रहा है +2, यहां पर डिफरेंस हो रहा है +4, यहां पर डिफरेंस हो रहा है +8। तो ऐसा नहीं है कि सारे नंबर्स अपने पिछले नंबर का डबल होता चला जाए, या सारे नंबर्स अपने पिछले नंबर का हाफ होता चला जाए, या सारे नंबर्स हमारे जो इंटीजर्स है 1 2 3 4 या -1 2 3 4 का स्क्वायर हो रहा हो तो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब सिर्फ बीच के डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं बेटा कॉन्सेप्ट पे। मुझे लग रहा है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है आपकी समझ में आ गई होगी। अब कोई भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेकर के हम इसके कुछ टर्म्स के बारे में समझेंगे। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, ध्यान से समझो इन बातों को। देखो यह एक, इसी एपी को हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। यह एक एपी है ना, तो इसका जो सबसे पहला नंबर है ना प्यारे बच्चों, इस पहले नंबर को हम बोलते हैं ए। सबसे फर्स्ट टर्म ए इज द वेरी फर्स्ट टर्म। ए यहां पर हो गया 2। अब देखो कहीं कहीं इसको हमने ए नहीं A1 भी मानना पड़ता है। मान लो कई बार बहुत सारे नंबर्स है A2, ऑब्वियस सी बात है A2 का मतलब होगा सेकंड नंबर, यहां पर 5 है। A3 का मतलब होगा थर्ड नंबर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहां पर 8 है। इसी तरह लेकिन A1 को A1 लिखना हमेशा कंपलसरी नहीं होता। समझ रहे हो ना मेरी बातें? A1 को 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता, जैसे कि एक x को 1x लिखना जरूरी नहीं होता है ना, सिर्फ x लिख देते हैं। लेकिन 2x हो तो 2x लिखना पड़ेगा, 3x हो तो 3x लिखना पड़ेगा। इसी तरह फर्स्ट टर्म को A1 लिखना जरूरी नहीं होता, सिर्फ A से काम चल। हाँ तुम कहोगे अगर सर मैंने लिख दिया तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं होगा गलत, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला में A लिखा हुआ होगा प्यारे बच्चों, तो कंफ्यूज मत करना, ठीक है। गलत नहीं होगा आप लिखेंगे तो। लेकिन अगर मैंने फॉर्मूला में कहीं पर A आपको दिखाया है तो कंफ्यूज मत करना है, तो A है, A1 तो है ही नहीं। क्लियर? चलो, तो इस तरह से टर्म्स होता है। A4 का मतलब चौथा नंबर, फोर्थ नंबर, यहां पर है 11। इसी तरह आपसे अगर पूछ दे कि A4 नहीं A50 बताओ क्या होगा, अब क्या करेंगे? इस तरह हम 3 3 3 3 जोड़ जोड़ के 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस करके क्या 50 नंबर्स लिखेंगे। इसी समस्या को, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एपी का एक फॉर्मूला है कि आपको पैटर्न दे दिया, आपको एक एपी दे दिया, आप सीधे इस तरह से अरेंज 50वां नंबर बता सकते हो, 50th टर्म बता सकते हो, सीधे इससे रिलेटेड जो 1000वां टर्म होगा, 1000th टर्म, वो बता सकते हो इस पैटर्न पे। तो इसको हम समझते हैं। और सबसे आसान क्यों कहा प्यारे बच्चों इस चैप्टर को मैंने? क्योंकि पूरे के पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 फॉर्मूला है, बट यह चैप्टर आसान के साथ साथ लेंदी है।
थोड़ा बड़ा है, इसलिए घबराना नहीं, बहुत आसान चीज है, लेंदी कितना भी हो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये समझ में आ गई आपको A1 A2 A3 A4 A50 A100 A1000 हम कैसे निकालेंगे वो तो अभी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, बट ए हम समझ गए, ए का मतलब वो पर्टिकुलर टर्म। चलो प्यारे बच्चों, तो ए हम समझ गए, ए का मतलब ये होता है। अब एक दूसरा इसमें सिंबल आता है डी। डी का फुल फॉर्म है बेटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। अब इसके लिए कॉमन डिफरेंस वर्ड के लिए सी तो उड़ा दिया, सिर्फ डी लिया है, सिर्फ डी वर्ड से रिप्रेजेंट करते। डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। हमेशा ध्यान दो, किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर को पकड़ो, मान लो हमने इन दोनों को पकड़ा, और बाद वाले जो नंबर है 8 उसमें से माइनस कर देंगे पहले वाले नंबर को, तो ये बन गया 3, क्योंकि कॉमन डिफरेंस कितना है। अगर आपने इन दोनों को पकड़ा तो 11 माइनस 8 वो भी 3 होगा, अगर आपने इन दोनों को पकड़ा तो 5 माइनस 2 इज 3। समझ गए ना, एकदम कॉन्सेप्ट को ध्यान दो, बिल्कुल फोड़ डालेंगे आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। कुछ नहीं है बच्चों, दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है, करेक्ट। तो डी समझ में आ गया कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का मतलब बाद वाले जो नंबर है उससे प्रीवियस नंबर को माइनस कर देंगे, कॉमन डिफरेंस हो गया। समझना कोई मुश्किल है क्या? नहीं ना, किसी भी तरह का कोई बहुत बड़ा न्यूटन का लॉ तो है नहीं उसको प्रूफ करने लायक, इतना सिंपल चीज है। कॉमन डिफरेंस मिल गया। अब एक चीज आता है बेटा एन। एन का मतलब होता है टोटल नंबर। कई बार क्या करेगा, इस तरह का नंबर दे दिया, डॉट 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 करते हुए चला गया, ठीक है, और आपको कह देगा कि यहां पे 32 है ना, और पूछ देगा कि 32 कौन सा नंबर है। अब मान लो हमने सिर्फ इतना बड़ा एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया और इसको हटा दिया, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म। बस कितने टर्म से? 4 ही टर्म का एरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिया, तो इसमें n का मतलब हो गया टोटल नंबर 1 2 3 4। क्लियर है? n मतलब होता है टोटल नंबर, करेक्ट। और an का मतलब होता है, an का मतलब होता है लास्ट रिक्वायर्ड टर्म, सबसे अंतिम जो रिक्वायर्ड टर्म है। सपोज करो आपसे इस तरह का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि बताओ भैया, यहां पे कॉमा दे दिया और डॉट डॉट है, सिर्फ 4 ही टर्म नहीं है, आगे भी बढ़ रहा है, करेक्ट। और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका 50th टर्म कौन होगा। क्या? 50th टर्म। तो इसका मतलब an हो गया A50। A50 मैंने यहां पर बताया था ना कि A का मतलब 2, A2 का मतलब 5, A3 का मतलब 8, A4 का मतलब 11, इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, हमेशा नहीं, करेक्ट। तो इसी तरह अगर आपसे पूछ रहा है कि 50वां टर्म कौन है, तो 50वां टर्म को A50 लिखेंगे हम, ठीक है, 50th टर्म को A50 लिखेंगे, तो n की जगह पे 50 आ गया। क्लियर हो गया ना? तो अब फॉर्मूला की बात करें, एक ही फॉर्मूला पे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। देखो देखो बच्चों, हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है चैप्टर एक्सरसाइज 2 में और एक फॉर्मूला है एक्सरसाइज 3 में। अब 2 में क्या है? एक फॉर्मूला an, और हम लोगों ने बात किया है ना कि n वह अननोन नंबर वाला टर्म। अगर 50वां टर्म है, किसी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया और कहा 50वां टर्म बताओ, तो n का मतलब 50 होगा, लेकिन वो सेकेंड स्टेप में लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में यही। तो हमारे पास फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n-1 और ब्रैकेट के बाहर बेटा d। बस एक फॉर्मूला, इसको अच्छी तरह समझ लो। सपोज करो हमें पूछ रहा है A50, तो शुरू से ही हम मान के चलेंगे इसमें हो जाएगा A प्लस n मतलब 50। इस क्वेश्चन में अगर 50वां टर्म पूछ रहा है तो यहां पे 50D नहीं 49D लिखेंगे। क्लियर ना? क्योंकि n में से एक कम,
तो एक कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो, हम माइनस ना करने जाए वहां। अगर 25वां टर्म लिख रहा है तो आप सीधे लिखो a प्लस 24 टर्म, 25 नहीं, एक कम करके। 30वां टर्म 30th टर्म पूछ रहा है तो आप लिखिए a प्लस 29d, 30 माइनस 1 इज 29। ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया ना। कई बार इस n-1 में बच्चे उलझ जाते हैं, तो आप सिंपल सी बात है, जो टर्म पूछ रहा है वहां पे हमेशा एक तो यह वे मैंने डायरेक्ट 49 लिख दिया, दूसरा वे होता 50 माइनस 1 दी। तो ए लिखने से दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि डायरेक्ट 49 डी लिखूं मैं, और दूसरी बात बाय द वे कहीं डी कुछ नंबर्स आ गए हैं तो कई बार बच्चे इसको अगले स्टेप में भी 49 नहीं लिखते हैं, एक बार 50 से डी को मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरी बार 1 से डी को मल्टीप्लाई करते हैं। इसीलिए इन सब चीजों को आपको छोड़ देना है, आपको डायरेक्ट 1 माइनस करके ही लिखना है। ए 50 का मतलब 49 डी, क्लियर ना। और यहां देखो कितना आसान हो गया। ए हमारा क्या है, मैंने बोला था ना फर्स्ट टर्म के लिए A1 लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ ए लिख के भी आप काम चला सकते हैं। तो हमारा ए है यहाँ पर 2 और प्लस 49 और इंटू डी आपने निकाल लिया ना, 5 माइनस 2 इज 3, डी होता है कॉमन डिफरेंस। तो कितना आसानी से हो गया, 2 और प्लस 9 तिया 27, 9 3 जा 27, कैरी 2, 4 3 जा 12 एंड 2 14, 4 तिया 12 2 14, तो हो गया 149। कितना आसान है ना। तो पहला कॉन्सेप्ट तो ए है, आपसे पूछा जाएगा। अब ये सिर्फ एन ही नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है किसी क्वेश्चन में एन भी दिया हुआ हो, डी भी दिया हुआ हो, पूछ देगा एन कितना है। सपोज करो अगर मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं कि एक, देखो यहीं पे मान लो हमने बोल दिया कि एक ए है 2, डी है हमारे पास 3 और एन है 101, करेक्ट। ए डी एन है 101, तो एन का वैल्यू क्या होगा। इन चार चीजें ही होती है, ए डी ए एन और एन, ये चार चीजें। यहां भी हम वही फॉर्मूला लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो चूंकि हमने एन फाइंड करना है तो एन पता होता है तो सीधे 1 माइनस करके इंटू डी कर देंगे। एन पता ही नहीं है तो अब किस में से माइनस करेंगे, अब माइनस नहीं करेंगे क्योंकि हमने एन फाइंड करना है। लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। सपोज करिए यहां पे, सपोज क्या करिए, दिया हुआ है 101 ए एन, ए हमें दिया हुआ है 2 प्लस एन हमें नहीं पता इंटू 1 और डी का वैल्यू दे दिया 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ध्यान से देखो यहां पर बन गया 2 को पहले इधर ले आओ, 101 माइनस 2 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। अब ये कितना बन गया बच्चों, 99, और 99 बन गया तो इस 3 को ले आओ ना इधर, तो इधर बचा क्या हमारे पास, सिर्फ बचा n माइनस 1, एक कट के बन गया 33, तो n का वैल्यू 33 प्लस 1, तो n इक्वल टू 34। मतलब कि 34वां टर्म होगा इसका 101। अगर इस तरह का हम एपी बनाएंगे, क्लियर हमें दिख रहा है एपी क्या दिख रहा है बेटा, देखो एपी दिख रहा है, पहला स्टार्ट तो 2 से हुआ है ना, और फिर कॉमन डिफरेंस 3 है तो 3 3 ऐड करते चलो, तो 2 3 5, 5 3 8, 8 3 11, वही पिछले वाला ही एपी, 11 3 14, डॉट 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 डॉट। इस तरह अगर हम इस एपी को बढ़ाएंगे ना तो हमारे पास जो 34वां नंबर होगा, 34th टर्म जो होगा, वह 34th टर्म हमारे पास 101 हो जाएगा। तो ये चीजें हैं, कोई मुश्किल नहीं है, समझ गए प्यारे बच्चों। तो एक कॉन्सेप्ट अगर आपकी कई बार डी पूछ देगा कि डी कितना है, ए भी दे दिया, मान लो यहाँ पर एन भी दे दिया हमारे पास 34 जो हो गया, कह देगा डी कितना होगा जी। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में भी ऐसे ही लिखेंगे हम, करेक्ट, लिखना ऐसे ही है। सपोज करो ये हमने पूछा हुआ है,
यही एपी है। कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, तो एक ही एपी से हम सारी कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। प्रॉब्लम तो करा ही नहीं रहा, प्रॉब्लम अगली क्लास में कराएंगे, तो अभी कॉन्सेप्ट में इसी एपी से भी समझ सकते हैं। सपोज करो एन है हमारे पास 101 है ना, एकदम कॉन्सेंट्रेटेड वे में रहो, अपनी अप्रोच पॉजिटिव लेकर के, है ना, हार मान के नहीं बैठना है, ठान के बैठना है कि हमने समझना है। ए इज 2 प्लस, अब n भी दे दिया हमारे पास 34, तो सीधे 34 माइनस 1 इज 33 डी। अगर n पता है तो मैंने बोला ना कि एक माइनस करके लिखते हैं 33 डी। अब इसको इधर ले आया, 101 माइनस 2 इक्वल टू 33 डी, ए बन गया 99। अब देख रहे हो ना 33 डी था, तो अगले स्टेप में सिर्फ डी होगा, 99 बाई 33, 3 जा डी इक्वल टू 3, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया ना, यहाँ पे था ना 3। तो इस तरह से डिफरेंट क्वेश्चंस प्यारे बच्चों आ सकता है। बस फॉर्मूला हमने यह नोट करना है, आप चाहो तो नोट कर लो, या तो बुक में भी दिया हुआ है। फिर भी अगर थोड़ी समझ में कम आ रही है तो इसको आप वीडियो को सेकेंड टाइम देख सकते हैं, क्योंकि यह नॉर्मली क्लास खत्म तो हो नहीं रही है ना, वीडियो आपके पास अवेलेबल है तो दोबारा भी देख सकते हैं, बहुत आसान है। एक दूसरा क्वेश्चन है बेटा, करेक्ट क्वेश्चन नहीं, फॉर्मूला, एक दूसरा फॉर्मूला भी है। सिर्फ 2 फॉर्मूले में पूरे के पूरे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन खत्म है, तीसरा कुछ है ही नहीं। दूसरा फॉर्मूला है बेटा, अब इसी एपी को लिखूं या कोई और लिखूं? चलो 1 ले लेते हैं, 5 9 13, ठीक है। यह एपी ले लेते हैं एक बना के, ठीक है प्यारे बच्चों। तो क्लियर हमें पता चल गया ना, इसमें क्लियर क्या पता चल गया कि हमारे पास ए है 1, डी है 5 माइनस 1 मतलब 4, राइट। ये 2 चीजें पता चल गया, पहला टर्म और कॉमन डिफरेंस। इज इट क्लियर? अब हमारे पास फॉर्मूला है एस एन, एस स्टैंड्स फॉर सम ऑफ ऑल द नंबर्स। अभी तो हमने सीधे पता किया था कि इसका 50वां टर्म कौन होगा, या इसका 100वां टर्म कौन होगा, या इसका 60वां टर्म कौन होगा, 60th टर्म कौन होगा। बट अब क्वेश्चन आएगा कि इसके 50वां टर्म कौन है से हमें कोई लेना देना नहीं। इस तरह के टोटल 50 नंबर्स का सम इकट्ठा बताओ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। If this type of the question will come, then you should apply this formula, Sn is equal to n by 2 first term plus last term. Understand? Then this formula will apply, Sn is equal to n by 2 a plus an. An is the last term. Everybody know about it. बिल्कुल अंतिम वाला टर्म होगा an। लेकिन अगर हमारे पास इसमें, अब देखो सपोज करो हमने 50 n का वैल्यू दे दिया 50, और कह रहा है कि इस तरह जो नंबर 50 नंबर्स बनेंगे, उन 50 के 50 नंबर्स का सम फाइंड करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले n तो हमें 50 पता चल गया, तो यहाँ 50/2 लिख देंगे। a भी पता चल गया, लेकिन an हमें नहीं पता चला। अब an का मतलब n का वैल्यू 50 है, तो a 50 निकालेंगे। सबसे पहले 50वां टर्म निकालेंगे, an मतलब a 50 यहां पर। तो a 50 के लिए a प्लस n माइनस 1 डी था ना प्यारे बच्चों, n माइनस 1 का मतलब 49 डी, और a यहां पर है 1 प्लस 49, और d देख रहे हो 4 4 है, तो 1 प्लस a बन गया 196, तो 197 हो गया आंसर। तो एक तो ये तरीका है कि अंतिम टर्म पहले फाइंड कर लो, लेकिन अगर वो नहीं करना चाहते हैं, आप डायरेक्ट शॉर्टकट करना चाहते हैं, तो यही फॉर्मूला Sn फाइंड करने का है बेटा। एक डायरेक्ट फॉर्मूला का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला है n/2 2a प्लस nd माइनस डी। तो आपको एक स्टेप कम हो जाएगा ये, ठीक, एक स्टेप कम हो जाएगा, आएगा 197 ही, है ना। a
प्लस एन ए एन था ना, तो ए प्लस ए एन की जगह पर अब देखो ध्यान से, ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन डी होता है ना। इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ए प्लस एन डी माइनस डी होता है ना। तो इसी चीज को हमने यहां ले आया ना ए एन की जगह पे, ए एन की जगह पे ए प्लस एन डी माइनस डी लाया, तो एन डी माइनस डी तो है ही, और एक ए बढ़ गया तो इस ए को 2a कर दिया। तो डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, फिर हमें 2 स्टेप में इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहां पे देखो, यहां तो 2 स्टेप हुआ ना बेटा। सबसे पहले इस तरह के अगर 50 नंबर्स का सम पूछा है तो सबसे पहले 50वां नंबर हमने फाइंड किया, यहां किया ना। सबसे पहले हमने यहां 50वां नंबर फाइंड किया, 50th टर्म दैट इज 197। अब जब 50th टर्म फाइंड कर लिया तब यहां पर लिखेंगे अब हम A1 प्लस 50th टर्म इज 197, फिर ब्रैकेट में करके ये 50/2 ऐसे करेंगे, है ना। तब इस फॉर्मूला पे आएगा, तो ये 198 हो जाएगा, मान लो ये 25 हो गए 50/2 और इंटू 198, फिर सॉल्व करके करेंगे। लेकिन अगर हमें 2 स्टेप में नहीं करना, एक स्टेप में पुनः A50 नहीं करना है, डायरेक्ट करना हो, तो जब डायरेक्ट करना हो ना तब इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलो अब सॉल्व करके देखते हैं इन दोनों ही फॉर्मूले से इसको, कि ये आता है कि नहीं आता है। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया कि फॉर्मूले का यूज करेंगे Sn इक्वल टू, मतलब n स्टैंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर नंबर। जैसे यहां हमने आपको एग्जांपल दिया था ना उदाहरण की, मान लो 50वां टर्म है, तो यहां पर अगले स्टेप में लिखना S50 इक्वल टू 50/2 a प्लस ए एन, और ए एन 197 था ना बच्चा यहां। ठीक है, पहले इससे पहले वो करना पड़ेगा आपको, मतलब ए एन निकालना पड़ेगा इसको लिखने से पहले। अब ये बन गया आपके 50/2 इंटू ए है 1 और ए है 197। ठीक है, अब ए 25 इंटू 198, तो 25 अट्ठे 200 हमें आता है, लेकिन आप अलग से करके देख लेना मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलो मैं भी कराता हूं, 198 इंटू 25। ठीक है, तो मुझे 25 का टेबल आता है, लेकिन 25 का टेबल नहीं करेंगे। तो इसका दूसरा मेथड क्या है प्यारे बच्चों, 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से मल्टीप्लाई, और फिर दोनों को ऐड कर दो। मेरे शॉर्ट वीडियो में मैंने डाला हुआ है कि इस तरह के नंबर हो तो एक और भी शॉर्टकट मेथड्स है। हम 25 से नहीं मल्टीप्लाई करके इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो सीधे 00 हो गया ना। तो 4 गुना ज्यादा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो भी वही आंसर आएगा, है ना। 25 इज इक्वल टू 100/4 होता है ना प्यारे बच्चों। तो यहाँ 25 से नहीं गुना करके हमने 100 से गुना कर दिया, कौन सी आफत आ गई, 4 से डिवाइड कर दो, 100 से गुना करके 4 से डिवाइड, तो 4 चौका 16, 3 पर 8 38, 4 9 36, 2 पे 5, 4 पंचे 20 एंड 0, यही आएगा आंसर 4950। दैट्स ऑल। ओके, तो ये शॉर्टकट ट्रिक्स भी मैं बीच बीच में देता रहूंगा। शॉर्ट्स भी 2-3 ही बनाए, अभी 1.5-2 महीने ही हुए हैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करे हुए। मैंने बताया था ना, तो थोड़ा समय तो लगेगा आपको भी, है ना। बहुत जल्दी घबराना नहीं है, हमने ये सब चीजें एक प्रॉपर अप्रोच के साथ देखना है। तो मैथ्स इज द बेस्ट गेम, बट एवरी टाइम आई एम सेइंग वी शुड नो हाउ टू प्ले इट प्रॉपरली। तो खेलने का तरीका पहले सीखिए आप, बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलो इसी को दूसरे वे में हम करते हैं। Sn इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, n/2 तो रहेगा, लेकिन हम अगर an नहीं फाइंड करना चाहें तब बनेगा 2a प्लस nd माइनस d। अब देखो n तो है 50/2 बोला है ना 50वां टर्म, S50 लिख दो यहाँ 50वां टर्म। तो 50/2, 2a मतलब 2 इंटू 1 प्लस n हो गया 50, और कॉमन डिफरेंस 4 है, फिर माइनस भी 4। क्लियर, a है 25, यहां पर यह है 2, यहां पर a है
200 और -4, अल्टीमेटली ये भी वही आया 25, और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 196, 2 + 196, तो 25 × 198, मतलब यही तो नंबर वहां भी था ना। तो कितनी आसानी से सॉल्व हो रहा है ये पूरा कॉन्सेप्ट। इसके अलावे कुछ है ही नहीं बच्चों, इसके अलावे कुछ भी नहीं है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। अगली वीडियो में हम लोग इसका एक्सरसाइज 1 करेंगे, पॉइंट 1 वाले, और सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा 1 बाय 1 सारे वीडियोस में। आप लोग मजे से पढ़ाई करिए। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहो, आबाद रहो।